बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। क्योंकि ये जो लेक्चर हम आज देने जा रहे हैं, ये पिछले वाले जितने सारे लेक्चर्स मैंने आपको यूट्यूब पे वाइट बोर्ड मार्कर के ज़रिए दिए हैं, क्योंकि उन कुछ लेक्चरों में थोड़ा सा इमेज में ब्लर आया हुआ था सो फार एज द फीडबैक इज़ कंसर्नड। तो आज मैं इन सारे लेक्चर्स का आपको रिव्यू लेता हूँ। एनसीईआरटी टेक्स्ट का ये स्नैपशॉट इसमें स्क्रीनशॉट इसमें रख के मैं इन सभी लेक्चर्स का रिव्यू ले लेता हूँ कि हमने क्या पढ़ा, कहाँ हम पहुँचे, क्या हमें पढ़ना है। आज के लेक्चर में थोड़ा सा इसका रिव्यू लेते हैं, क्योंकि इसका जो टेक्स्ट का इमेज वो बहुत ही क्लियर आता है, बट द इमेज ऑफ दैट वाइट बोर्ड मार्कर जो है उसमें थोड़ा सा ब्लर आ जाता है बिकॉज ऑफ ट्रम्बलिंग ऑफ द हैंड्स। हमारे पास अभी वो गैजेट्स नहीं है जिसके ज़रिए से हम मोबाइल कैमरा को फिक्स कर लेते। तो यहाँ हमने पढ़ा है कि एटम जो होता था, एटम जो आपने पढ़ा है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। फिर हमने यहाँ 11th क्लास में पढ़े कि नहीं, एटम में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। उनको हमने अलग अलग से पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, किसने किए। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपने पढ़ा है कि कैसे ये कैथोड रे पार्टिकल्स क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या थे। ये कैथोड रे पार्टिकल्स पहले कहलाते थे, फिर उनको इलेक्ट्रॉन्स जाना गया कि दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। जब उनको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और नीचे रखा गया एंड देयर चार्ज वाज फाउंड, तो थॉमसन ने कैसे इनका चार्ज और मास रेशो निकाला, वो भी आपने पढ़ा। यहाँ इसका एक और सेटअप है जो मैंने बनाई थी आपके बोर्ड पे। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भी हमने पढ़ा है। एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा है, जे थॉमसन्स मॉडल, जिसको आप पलम पेडिंग मॉडल भी कहते हैं या वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। तो इसी तरह रदरफोर्ड का मॉडल मैंने वो 1 एटॉमिक लेवल पे आपको डायग्राम बनाई थी। यहाँ बहुत सारे एटम्स हैं, उनके होते हुए इसने बहुत सारे एटम्स, यहाँ इस गोल्ड फाइल के बहुत सारे एटम्स हैं। तो जो 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 इसके नज़दीक आ जाते हैं, चार्ज के नज़दीक, दे गेट डिफ्लेक्टेड। जो चार्ज के अवे हैं, न्यूक्लियस के अवे हैं, दे डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड। तो ये भी मॉडल मैंने पढ़ाया रदरफोर्ड। और इनके ड्रॉबैक्स भी, इस पलम पेडिंग मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या हैं या वाटरमेलन मॉडल के ड्रॉबैक्स, और इस रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या है। फिर मैंने आगे आपको पढ़ाया बोहर्स मॉडल के हवाले से आज हमें फिर से थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि हमें आगे जाना है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, वो पढ़ना है हमें। और ये हमें एक और बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट इज़ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उससे पहले हमने ये जाना था कि एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर डिजिग्नेट करता है, मास नंबर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो फिर आपने पढ़ा है वो आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। उसकी मैंने एग्जांपल्स भी दी आपको, फैमिलियर एग्जांपल्स विच आर प्रेजेंट इन एवरी बुक। तो यहाँ से इसी तरह ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल हमने ये पढ़ा कि रदरफोर्ड मॉडल, उसमें वो एटम कोलैप्स हो सकता था कि सो फार एज द क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ कंसर्न। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती थी कि अगर चार्जड बॉडी किसी चार्जड बॉडी के गिर्द घूमती है तो ही दैट विल लूज एनर्जी एंड अल्टीमेट एटम विल फॉल, दिस इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड एटम विल कोलैप्स। ये बड़ी ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड मॉडल में। और फिर बोहर्स ने मॉडल को सॉल्व किया कि उसने थोड़ा सा सेमी क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट दिया। पूरा क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है नहीं वो, उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी लेवल्स में है, उनकी फिक्स्ड एनर्जी है, वो नहीं जाएंगे। उनका इंटीग्रल मल्टीपल जो है NH/2 है। तो उनका एंगुलर मोमेंटम MVER यानी MVR जिसको हम कहते हैं, तो वो उनका है NH/2। जिनका NH/2 होगा वही परमिसिबल ऑर्बिटल्स है, जिनका नहीं होगा, इनका हाफ इंटेग्रल होगा, या इंटेग्रल मल्टीपल के दरमियान जितना भी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होगा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेंगे। दैट इज़ द फॉरबिडन गैप फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा तो इट इज़ ए ladder towards the quantum mechanical approach, but it is not purely quantum mechanical. उसके बाद जो आज हमें पढ़ना है, दिस वाज द रिव्यू ऑफ द लास्ट लेक्चर। और हमें एक और चीज़ हमने पढ़ा कि स्पेक्ट्रम जो है कि जितने सारे रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशन में गामा रेज होते हैं, एक्सरे होते हैं, यूवी होता है, विजिबल होता है, माइक्रोवेव होता है,
FM AM होता है, लॉन्ग रेडियो वेव होता है। ये मुझे ये आपको ये एहसास दिलाना है कि जितना सारे लेक्चर्स हमने दिए वो पूरे के पूरे सिलेबस के मुताबिक हैं और बुक के मुताबिक हैं। जो आपकी NCERT टेक्स्ट है उसी के मुताबिक मुताबिक है वो। अब जो आज आपको पढ़ना है दैट इज़ कि फेलियर ऑफ बोहर्स मॉडल, वो मैंने पढ़ाया आपको, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि नील बोहर ने बहुत ही अच्छा मॉडल दिया था उन दिनों के एटॉमिक मॉडल जो है। बोहर के मॉडल ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। एक तो उसने ये चीज़ सॉल्व किया था कि हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल लाइन जो थे दे वर एक्सप्लेन्ड फ्रॉम बोहर्स मॉडल, लेकिन बोहर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक ये है कि अगर हम इन स्पेक्ट्रा जब हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइन्स हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के ज़रिए से हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जब हम बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ दीज स्पेक्ट्रल लाइन्स टेक्स प्लेस। व्हाट इज़ दैट? बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन दैट। एंड बोहर ने इलेक्ट्रॉन की जो ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री बताई, तो दैट इज़ आल्सो ए ड्रॉबैक टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये नहीं हमें एक्सप्लेन कर पाया कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। तो उसमें एक बाज़ाब्ता एक ट्रेजेक्ट्री है, एक रोड है इलेक्ट्रॉन के लिए विच इज़ नॉट इन एग्रीमेंट विद द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, तो दैट इज़ नॉट इन एग्रीमेंट विद द बोहर्स मॉडल। फिर आगे जो आज हमें पढ़ना है दैट इज़ ड्यूअल नेचर ऑफ दैट इज़ डी ब्रोगलीज इक्वेशन। ये बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर जगह हर सिलेबस में जहाँ जो कोई भी स्टेट होगी उनके 11th क्लास में ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डी ब्रोगलीज ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डी ब्रोगलीज इक्वेशन। क्योंकि जो ये माइक्रोस्कोपिक या ये कहेंगे हम कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं और जो फोटॉन्स है, दे डू नॉट बिहेव लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स जितने सारे हैं, मिसाल के तौर पर जो हम डे टू डे लाइफ्स में कोई चीज़ें देखते हैं, उनकी मोशन मूवमेंट देखते हैं, उनकी एनर्जी देखते हैं, उनकी वेलोसिटी देखते हैं, उनका मास देखते हैं, तो they have some special behavior which we observe, whose physics we know, whose physics has been established, and that is called classical physics. But the objects like electrons, like photons, like neutrons, like electrons, they are very small entities. Their behavior is away from the classical mechanics, and that behavior is called quantum mechanical behavior. तो वो क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर क्या है? वो क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर यहाँ से ओरिजिनेट होता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। हालांकि जितने सारे क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी ड्यूअल नेचर है, बट देयर मास इज़ वेरी हाई, देयर मास इज़ very high as compared to the subatomic particles. So their wave nature is very diminished. Their wave nature is insignificant. Their particle nature is prominent. However, in case of these subatomic particles, in case of these microscopic objects, अगर उनकी हम बात करेंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, फोटॉन्स की, they have negligible mass and they do have dual character. They behave both as particle as well as wave. So some of the properties can be explained with the help of particle nature of the matter and radiations, and some of the properties can be explained with the help of wave nature of matter and radiations. For example, हम जानते हैं कि हमें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्योरली हमें लगता है कि दैट इज़ ए पार्टिकल दैट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। हाउएवर डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, हम उसको वेव नेचर के ज़रिए से इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो एक्चुअली ये पहले ही पता था कि जो ये फोटॉन्स हैं उनका ड्यूअल नेचर है, लेकिन डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली। 1924 में उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का भी ड्यूअल नेचर है, उनका एक वेव नेचर है, उनकी वेव लेंथ उसने डिटरमाइन कर ली, जो बहुत बड़ी कमाल की चीज़ है। उसने बताया कि ये वेव लेंथ जो है
ये वेव लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। जितना ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उतनी उसकी वेव लेंथ कम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है, उसकी वेव लेंथ बहुत ही कम है, इनसिग्निफिकेंट है। जितना जितना उसका हम साइज़ कम करते जाएंगे तो वेव लेंथ विल इंक्रीज, बट दैट इज़ स्टिल इनसिग्निफिकेंट। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनका मास बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, माइनस में है, सो देयर वेव लेंथ बिकम्स प्रोमिनेंट। दैट इज़ द मास वेव लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंटम। मोमेंटम जो है दैट इज़ मास इनटू वेलोसिटी। सो इन लैम्डा जो है इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव लेंथ, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम वी। और एच जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट। उसने एक वैल्यू डिफाइन करके दिया, उसने वेव लेंथ को निकाल दिया। उसने बताया कि वेव लेंथ होता है h बाई एम वी, वेयर m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, हर एक चीज़ का हम इसके ज़रिए से निकाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का उसने निकाल दिया इसी फार्मूला के ज़रिए कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी, वेयर m इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल, v इज़ द वेलोसिटी, p इज़ द मोमेंटम। m इंटू v जो प्रोडक्ट है इट इज़ कॉल्ड मोमेंटम, इसको मोमेंटम भी कहते हैं। तो इसने ये ड्यूअल नेचर दे दिया कि हर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनमें ये दोनों बिहेवियर्स हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव बिहेवियर। फिर एक और बड़ा मतलब जो लैंडमार्क डेवलपमेंट जो की वो हेज़नबर्ग ने की। हेज़नबर्ग का कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा है। इसने इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बिहेवियर जो बताया दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट्स विच वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ। यानी क्लासिकल फिजिक्स के बरक्स एक और बिहेवियर जो दे दिया दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर। वो ये उसने बताया कि इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट और इट इज़ इम्पॉसिबल for a subatomic particle like electron to determine its position and velocity simultaneously। उसने बताया कि उनमें दोनों में अनसर्टेनिटी है। हम उसकी पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्यूरेटली नहीं बता सकते हैं, जैसे बोहर और जैसे रदरफोर्ड ने पूरा बताया कि इलेक्ट्रॉन की ट्रैजेक्टरी ये है, के शेल यहाँ है, एम शेल यहाँ है, कि पूरी एक बाउंड्री बता दी। उसने बताया नहीं, हम बाउंड्री नहीं बता सकते हैं। ये देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बताएंगे। और मोमेंटम, इसकी मोमेंटम जो है मास इंटू वेलोसिटी, मास को छोड़ दीजिए दैट इज़ फिक्स्ड, और वेलोसिटी भी नहीं इसकी बता पाएंगे। तो और इसका हम ये मोमेंटम भी नहीं बता पाएंगे, इसके वेलोसिटी भी नहीं एक्यूरेटली हम बता पाएंगे, और पोजीशन नहीं बता पाएंगे एट ए टाइम साइमल्टेनियसली। अगर हम उसको अरेस्ट कर देंगे, उसकी पोजीशन हम बता पाएंगे तब, लेकिन उसकी वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी, उसको हमें अरेस्ट करना पड़ेगा। अगर हम उसकी वेलोसिटी जानना चाहेंगे तो उसकी पोजीशन फिर कहाँ बताएंगे हम, दैट विल बी इन द रनिंग मोड। सो और एक ड्रॉबैक है कि उसका साइज़ इतना डेलिकेट है, जिस लाइट के ज़रिए से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे दैट लाइट आल्सो हिट्स दैट फोटोन और दैट इलेक्ट्रॉन और दैट सब एटॉमिक पार्टिकल, because that is a very minute entity, so it is impossible to determine both position and velocity simultaneously। और ये अनसर्टेनिटी कितनी है, ये ऑर्बिटल की ये विड्थ कितनी होगी, ये ट्रैजेक्टरी जो है ये इसकी कितनी विड्थ होगी, कहाँ तक अनसर्टेनिटी है, ये अनसर्टेनिटी कितनी होगी, ये इसको भी उसने डिटरमाइन करके दे दिया। ये अनसर्टेनिटी कुछ अनसर्टेनिटी है जो ग्रेटर होगी h/4π से, यानी उससे कम अनसर्टेनिटी कभी ये नहीं होगी। इससे ज़्यादा अनसर्टेनिटी उससे ज़्यादा होगी, लेकिन मिनिमम अनसर्टेनिटी का वैल्यू उसने जो दे दिया ये h/4π से कम अनसर्टेनिटी कभी नहीं होगी। तो दिस वाज ए लैंडमार्क डेवलपमेंट जो हेज़नबर्ग ने बताया। उसने बताया कि अगर डेल्टा एक्स को हम अनसर्टेनिटी ड्यू टू इट्स पोजीशन मान लेंगे, तो डेल्टा पी एक्स को हम अनसर्टेनिटी ड्यू टू इट्स मोमेंटम मान लेंगे, क्योंकि मोमेंटम जो होता है दैट इज़ मास इनटू वेलोसिटी। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एम
डेल्टा एम इंटू डेल्टा एंड डेल्टा एम इंटू वी, एम मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम को कहते हैं, चूँकि एक्स इट इज़ द लीनियर मोमेंटम। तो डेल्टा जो है, डेल्टा मीन्स चेंज इन पोजिशन इंटू चेंज इन मोमेंटम इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन h/4 पाई। तो अगर चूँकि मास कांस्टेंट एंटिटी है, मास को इसने यहाँ डिनोमिनेटर में लाया है, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं इक्वेशन में, इट इज़ एन इन इक्वेशन, और इफ़ इट इज़ इक्वल देन इट इज़ इक्वेशन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज़ इक्वल टू h/4 पाई m। तो लिहाजा ये एक वैल्यू उसने डिफ़ाइन करके दे दिया कि इनमें अनसर्टेनिटी है। तो आप एक कंप्लीट ट्रैजेक्टरी इलेक्ट्रॉन की नहीं बता सकते हैं। देयर विल बी ए ब्लर, देयर विल बी ए ब्लर, देयर विल बी ए प्रोबेबिलिटी। फिर उसने और बॉर्न ने मिलके एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया एटम के हवाले से, वो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच कहलाता है। तो यहाँ से इस लेक्चर में हम पहुँचे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स। फिर ये बात रही कि अब सॉल्व कैसे करेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ घूमता है, कहाँ कहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी है। जब हमें जब हमारी क्लासिकल फिज़िक्स जो है, जब हमें क्लासिकल अप्रोच ही फेल हुआ यहाँ, जब हम उसकी पोजीशन और इसकी मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, फिर उसके लिए एक बड़ा नया एक मैथमेटिक्स डेवलप किया गया है, एडवांस्ड मैथमेटिक्स, जिसकी दागबेल, जिसकी बुनियाद डाली शॉर्डिंगर ने एक नया एक कॉन्सेप्ट दे दिया। इसमें बॉर्न ने काम किया, उसमें हेजनबर्ग ने काम किया। शॉर्डिंगर ने एक इक्वेशन दे दी कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन एक डिफाइनड नहीं है एक जगह, हम इसकी प्रोबेबिलिटी पे काम करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ हो सकती है, और नया मैथमेटिक्स वजूद में आया, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। तो लिहाजा जो बोहर्स मॉडल है, दैट इज़ नॉट प्योरली क्वांटम मैकेनिकल, दैट इज़ सेमी क्वांटम मैकेनिकल। तो वहाँ उसने एक ही चीज़ क्वांटम का दे दिया, दैट इज़ कि दे हैव डेफिनेट एनर्जीज, तो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाज। तो इसका जो इंटेग्रल मल्टीपल जो है NH/2 हर एक ऑर्बिटल अलाउड नहीं है, कुछ ऑर्बिटल्स अलाउड है, जो कि क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं था। बस आज इतना।